आज की वीडियो की शुरुआत में गोपाल दास नीरज की सुंदर सी कविता की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची है ने अपनी आत्मा, ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया, जिस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त, तो आंखों से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। दिल जवां, सपने जवां, मौसम जवां, सब भी जवां, तुझको मुझसे इस समय शून्य में मिलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। यह कविता हमें भारत के उस दौर को याद दिलाता है जब भारत अंग्रेजों की अधीन गुलाम था, और उस गुलाम रूपी अंधकार से निकलने के लिए हर भारतीयों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक महान नेताओं, क्रांतिकारियों और विचारकों की संघर्ष गाथा से भरा हुआ है। इन असंख्य योद्धाओं में से एक नाम ऐसा है जिसने न केवल भारत की स्वतंत्रता के विचार को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि हथियार उठाकर अंग्रेजों से लोहा लेने की प्रेरणा दी, और वह नाम है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस केवल एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे। एक ऐसा सपना जिसमें उन्होंने भारत को पूर्ण स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे प्रेरक नारों से जनमानस में जोश भरा और युवाओं को देश के लिए जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। जहां एक ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि बिना शक्ति प्रदर्शन के आजादी संभव नहीं है। इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन के हर उस पहलू को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनके बाल्यकाल से लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए समर्थन जुटाने और उनकी रहस्यमय मृत्यु तक हर विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वे भारत के उन नेताओं में से थे जिन्होंने अपने विचारों, कार्यों और नेतृत्व से यह साबित कर दिया कि आजादी केवल याचना से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त होती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारशील महिला थी। बोस परिवार कुल मिलाकर एक समृद्ध, शिक्षित और देशभक्त परिवार था। सुभाष चंद्र बोस अपने 8 भाइयों और 6 बहनों में 5वें स्थान पर थे। जानकी नाथ बोस की सामाजिक प्रतिष्ठा और अंग्रेजी शासन के अंतर्गत उनकी सफल वकालत से परिवार में अंग्रेजी शिक्षा, प्रशासनिक सेवा को महत्व दिया जाता था। परंतु सुभाष चंद्र बोस का शुरुआत से ही झुकाव उच्च नैतिकता, देश प्रेम और भारतीय संस्कृति की ओर था। सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के एक मिशनरी स्कूल, प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने रोवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की। छात्र जीवन में ही उन्होंने अनुशासन,
परिश्रम और आदर्श के प्रति गहरी निष्ठा दिखाई। बचपन से ही उनमें नेतृत्व का गुण था। वे अपने सहयोगियों के प्रति, सहपाठियों के प्रति हमेशा उदार भावना और सहयोगी भावना रखते थे। एक बार एक यूरोपियन अध्यापक द्वारा भारतीय छात्रों का अपमान किए जाने पर सुभाष ने उसका विरोध किया, जिससे उनके आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्त का संकेत मिलता है। 1913 में सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिक की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिए। वहीं पर एक प्रोफेसर द्वारा भारतीयों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने पर बोस ने विरोध जताया, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री ली। वे स्वामी विवेकानंद के प्रबल अनुयायी थे और उनके विचारों ने सुभाष के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला था। पारिवारिक दबाव के चलते सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और उस परीक्षा में उन्होंने चौथे स्थान पर उत्तीर्ण किया, जो उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। हालांकि अंग्रेजों की गुलामी में एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर काम करना सुभाष चंद्र बोस को स्वीकार नहीं था। उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत की सेवा केवल प्रशासनिक कुर्सी से नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर ही की जा सकती है। अतः उन्होंने 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दे दिया, जो देशभक्ति का ऐतिहासिक उदाहरण बन गया। आईसीएस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस सीधे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनके साथ मिलकर बंगाल के स्वराज पार्टी में काज किया। यह वह समय था जब कांग्रेस में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने खुद को केवल आंदोलनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संगठनात्मक कार्यों, जन जागरण और युवाओं के नेतृत्व में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने तेजस्वी विचारों और कुशल नेतृत्व के बल पर कांग्रेस के भीतर एक विशेष पहचान बना ली। 1923 में सुभाष चंद्र बोस को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया। उनके अंदर नेतृत्व, संगठन और प्रेरणा देने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे युवा वर्ग उनसे तेजी से जुड़ने लगा। 1924 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्र हित में योजनाओं को लागू कर अपनी कार्य क्षमता को परिचय दिया। 1924 में ही सरकार ने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग का दोषी मानकर जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें 1927 में जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें मांडले में निर्वासन पर भेज दिया। यह समय सुभाष चंद्र बोस के लिए शारीरिक कष्ट का था, लेकिन उनके विचार और संकल्प और अधिक दृढ़ होते जा रहे थे। जेल में रहते हुए उन्होंने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर गहन चिंतन किया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में अपने क्रांतिकारी दृष्टिकोण और योजनाओं को देश के सामने रखा। वे भारत को औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाना चाहते थे। उन्होंने योजना आयोग जैसी संस्था की नींव रखी, जो बाद में स्वतंत्र भारत में एक सशक्त संस्था बनी। 1939 में वे फिर से कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस बार उनके विरोध में गांधी जी ने पट्टाभी सितारमैया को खड़ा किया। हालांकि चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन गांधी जी के समर्थन के अभाव में उन्हें भीतर से कमजोर कर दिया। गांधी जी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं से मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अंततः 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वे कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने माना कि केवल अहिंसा से और याचना करने से भारत को आजादी नहीं मिलेगी और अब एक नया मार्ग अपनाने का समय आ गया है।
और वह मार्ग है क्रांतिकारी और सशस्त्र संघर्ष का मार्ग। इस पर रामधारी सिंह दिनकर का एक बहुत ही सुंदर सा कविता है, जिसकी 4 पंक्तियों को यहां कोट करना चाहूंगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर वहिनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। अंग्रेजों रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। हालांकि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों ही भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे, लेकिन उनके विचारों में बुनियादी अंतर था। गांधी जी का मार्ग था अहिंसा और सत्याग्रह, जबकि सुभाष का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही अंग्रेजों को भारत से निकाला जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को ब्रिटिश शासन से तुरंत बिना किसी समझौता के मुक्त किया जाए। उनका दृष्टिकोण अधिक आक्रामक और व्यवहारिक था, जबकि गांधी जी का मार्ग आध्यात्मिक और नैतिक था। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ, जहां पर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी और उनके समर्थकों ने खुले रूप से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि सुभाष की जीत मेरी हार है। गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति में सुभाष के विचारों का विरोध करने वाले नेताओं को शामिल कराया। इससे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व को कांग्रेस के अंदर सहयोग नहीं मिला और उनके प्रस्तावों को कार्य समिति ने खारिज कर दिया। जब बोस को यह स्पष्ट हो गया कि कार्य समिति उनके साथ नहीं है और संगठन उनकी योजनाओं को समर्थन नहीं देगा, तो उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये त्यागपत्र केवल पद से नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा से भी अलगाव का प्रतीक था जो केवल शांतिपूर्ण विरोध को स्वतंत्रता का मार्ग मानती थी। सुभाष अब पूरी तरह क्रांतिकारी मार्ग को अपनाने के लिए तैयार थे। कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करना, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करना और युवाओं को संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार करना। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्पष्ट दृष्टिकोण था पूर्ण स्वतंत्रता हर हाल में, हर कीमत पर। यह संगठन सुभाष के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों के लिए एक नया मंच बन गया। ब्रिटिश सरकार सुभाष की गतिविधियों से घबरा गई थी। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की सभाओं पर रोक लगाई और 1940 में उन्हें गृहद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया। लेकिन यह जेल उनकी क्रांतिकारी योजना का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्नीस में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नए राजनीतिक संगठन के माध्यम से देश की आजाद कराने के बारे में सोचा। उनका उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर और बाहर मौजूद उन राष्ट्रवादियों को एक मंच पर लाना जो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे और जो गांधीवादी नीति से सहमत नहीं थे। 22 जून 1939 को कोलकाता में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। यह कांग्रेस का एक वामपंथी समूह था, परंतु जल्दी ही यह एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन में परिवर्तित हो गया। इसका आदर्श वाक्य था भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और इसका लक्ष्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत।
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए कई यात्राएं की। वे बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गए और वहां हजारों युवाओं को संगठित किया। यह संगठन गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को और छात्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इसमें समाजवादी और वामपंथी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की विचारधारा थी भारत की तत्काल स्वतंत्रता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध, समाजवाद और आर्थिक समानता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का अंत, युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आजादी का मार्ग प्रशस्त करना। यह केवल राजनीतिक संगठन नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था जो भारत की आजादी को सीधे संघर्ष के माध्यम से प्राप्त करना चाहता था। फॉरवर्ड ब्लॉक की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार को खतरनाक प्रतीत होने लगी। इसके लिए इनके कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1940 में जब सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने का विरोध किया, तब उन्हें गृहद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और कलकत्ता के अपने घर में ही नजरबंद कर दिया गया। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक का समय सीमित था, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम के भीतर एक नया तेवर और उग्रता पैदा की। युवाओं के बीच यह संगठन बेहद लोकप्रिय हुआ और सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर क्रांतिकारी नेतृत्व का प्रतीक बन गए। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं की अनुमति लिए भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया गया। इस कदम का व्यापक विरोध हुआ। गांधी जी ने इसे नैतिक रूप से गलत बताया, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारत के लिए एक अवसर बताया। अंग्रेज अब खुद युद्ध में उलझे हैं। यही समय है जब भारत को आजाद कराने के लिए निर्णायक कदम उठाया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने मांग की कि ब्रिटिश सरकार पहले भारत को स्वतंत्र घोषित करे, फिर भारतीय जनता से युद्ध में सहयोग की अपील करे। जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने इस युद्ध को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का अवसर घोषित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने रणनीति बनाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन जिन देशों से युद्ध कर रहा है, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, उनके सहयोग से भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आवश्यक है, विशेष रूप से उन शक्तियों से जो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे रही है। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर रखा था, लेकिन जनवरी 1941 में उन्होंने अंग्रेजों को चकमा देते हुए वेश बदलकर अपने घर से भाग निकले। यह घटना भारतीय इतिहास की एक साहसिक और रहस्यमयी घटना मानी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिमोत्तर भारत, अफगानिस्तान, सोवियत रूस होते हुए जर्मनी की यात्रा की। उन्होंने यह योजना गुप्त रूप से तैयार की थी और उसे कार्यान्वित करने में उन्हें कई खतरे झेलने पड़े। जर्मनी में उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और इंडियन लीजन की स्थापना की, जिसमें भारत के कैद सैनिकों को संगठित किया गया। हालांकि जर्मनी ने सुभाष को उतना सहयोग नहीं मिला जितना सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, क्योंकि जर्मनी की नीति केवल अपने हितों तक सीमित थी। अतः सुभाष ने जापान का रुख किया, जहां उन्हें आजाद हिंद फौज के लिए बेहतर समर्थन मिला। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने गृहद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें एल्गिन रोड स्थित घर में कड़े नजरबंद कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्हें कैद से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाना है। उन्होंने महीनों तक एक गुप्त योजना बनाई और इस योजना में उनके परिवार के कुछ विश्वस्त साथियों ने सहायता दी। 16 जनवरी 1941 की रात उन्होंने उर्दू बोलने वाले मौलवी की भेष में मोहम्मद जियाउद्दीन घर से भाग निकलने का साहसिक कार्य किया।
सुभाष ने जियाउद्दीन नाम धारण कर एक सामान्य मुस्लिम यात्री की तरह यात्रा शुरू की। वे पहले पटना फिर पेशावर पहुंचे। वहां से एक अफगानी मार्गदर्शक के साथ उन्होंने काबुल तक कठिन यात्रा की। इस सफर में उन्हें कई बार पहचाने जाने का खतरा हुआ, लेकिन वे चालाकी से, आत्मविश्वास और बहादुरी से हर बार बच निकले। काबुल पहुंचने के बाद उन्होंने सोवियत दूतावास से संपर्क साधा और वहां से उन्हें मॉस्को भेजा गया। उस समय सोवियत संघ और ब्रिटेन के संबंध तनावपूर्ण थे, इसीलिए उन्हें वहां ज्यादा सहयोग नहीं मिला। फिर वे जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। 1941 से लेकर 1943 तक सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में सक्रिय रूप से भारत की आज़ादी के लिए काम किया। उन्होंने वहां पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, इंडिया लीजन नामक सेना की रचना की, जिसमें भारतीय युद्ध बंदी सैनिक शामिल किए गए। प्रचार के लिए रेडियो बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। उन्होंने जर्मन नेताओं से भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा, लेकिन जर्मन नीति अधिकतर यूरोपीय युद्ध पर केंद्रित था। जब बोस को लगने लगा कि जर्मनी से उन्हें सीमित सहायता मिलेगी, तब उन्होंने जापान जाने का निर्णय लिया और 1943 में एक जर्मन पनडुब्बी के जरिए समुद्री मार्ग से जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरण करते हुए सुमात्रा और फिर टोक्यो पहुंचे। यह यात्रा इतिहास की सबसे जोखिम भरी गुप्त यात्राओं में से एक मानी जाती है। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो वहां के नेताओं और सेना ने उनका भव्य स्वागत किया। जापान पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध एशिया में युद्ध कर रहा था और ब्रिटिश विरोधी संगठनों को समर्थन दे रहा था। यही कारण था कि जापानी सरकार ने भारत की आज़ादी के आंदोलन को सैन्य सहायता देने की सुभाष की योजना का समर्थन किया। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की पहली स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी, परंतु कुछ मतभेदों के कारण वह भंग हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब फौज की कमान संभाली तो उन्होंने इसे फिर से संगठित किया, उसे प्रेरित किया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की और स्वयं को इस सरकार का प्रधानमंत्री और सेनापति घोषित किया। इस सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया और इसे जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, फिलीपींस, बर्मा और कोरिया जैसे देशों ने मान्यता भी दे दी। यह सरकार प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की पहली निर्वासित सरकार थी। इस सरकार के प्रधानमंत्री खुद सुभाष चंद्र बोस थे। वित्त मंत्री के रूप में सहगल को नियुक्त किया गया। वहीं रास बिहारी बोस को इस सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया। महिला रेजिमेंट का कमांडर लक्ष्मी सहगल को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सेना को और जनता को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध नारा दिए, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। और ये जय हिंद का नारा आज भारत की सेना का आधिकारिक नारा बन गया है। इन नारों ने देश भर में राष्ट्रवाद की लहर फैला दी। सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं को भी संघर्ष का हिस्सा बनाया। उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जो आजाद हिंद फौज की महिला इकाई थी। यह विश्व की पहली महिला सैन्य रेजिमेंटों में से एक थी। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से बर्मा और भारत की सीमा पर लड़ाई लड़ी और उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप को स्वतंत्र घोषित किया। इम्फाल और कोहिमा के युद्धों में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। हालांकि सेना के पास संसाधनों की कमी थी। जापान की पराजय से उन्हें भारी नुकसान हुआ, फिर भी उनका साहस, नेतृत्व और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम बन गया। इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुंदर सा कविता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही।
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को एक ऐतिहासिक मिशन पर ले जाने का आह्वान किया। दिल्ली चलो। उनका सपना था कि वे ब्रिटिश शासन को सैन्य बल से पराजित कर भारत की राजधानी दिल्ली को आज़ादी का झंडा फहराएंगे। उन्होंने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य दिल्ली है, हमारी मंजिल है आज़ादी। यह नारा पूरे भारत में गूंज उठा और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया जोश मिला। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से म्यांमार से भारत की ओर कूच किया। मार्च 1944 में फौज ने भारतीय सीमा पर पार की और ब्रिटिश भारत के मणिपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। विदेशी भूमि से भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया सैन्य आक्रमण। आईएनए ने दो प्रमुख स्थानों पर ब्रिटिश सेना से टक्कर ली। पहला है कोहिमा का युद्ध और दूसरा इम्फाल का युद्ध। इन दोनों युद्धों में आईएनए ने अद्वितीय साहस दिखाया, लेकिन बेमौसम बारिश, रसद की कमी और जापानी सेना की थकान के कारण उनकी सफलता सीमित रही। भारी बारिश, बीमारियां और भोजन की कमी ने फौज की गति को धीमा कर दिया। हालांकि पूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन आईएनए ने मणिपुर में आजाद हिंद का झंडा फहराया। यह भारतीय भूमि पर भारत की अस्थायी स्वतंत्रता का प्रतीक था। यह एक मनोवैज्ञानिक विजय थी जिसने भारतीय जनता और ब्रिटिश सैनिकों के मनोबल को प्रभावित किया। जैसे जैसे जापान की युद्ध की में स्थिति बिगड़ती गई, वैसे वैसे आजाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। ब्रिटिश वायुसेना के हमलों और आपूर्ति कर जाने से सैनिक थक गए थे और अप्रैल मई 1945 तक अधिकांश क्षेत्रों से फौज को पीछे हटना पड़ा। आईएनए के कई सैनिक गिरफ्तार हुए, जिनमें कैप्टन प्रेम सहगल, गुरुबख्श ढिल्लन, शाहनवाज खान प्रमुख थे। इनकी गिरफ्तारी और बाद में आईएनए ट्रायल्स ने भारत में जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। आजाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जूझते हुए असंख्य बलिदान दिए, लेकिन 1945 में जापान की हार के साथ ही इस आंदोलन को भी पराजय का सामना करना पड़ा। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही उनकी भारतीय सहयोगी सेना आईएनए को भी अपनी लड़ाई को समाप्त करना पड़ा। फौज ने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष में सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि आईएनए के पास अपर्याप्त संसाधन थे, भारी नुकसान और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां थी। हालांकि उनके पास युद्ध की जरूरी सामग्री और उपयुक्त हथियार की कमी थी, बावजूद इसके उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ साहसिक और निडर संघर्ष किया। आईएनए के सैन्य अभियानों की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1945 में आईएनए के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी से एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन नेताओं को राजद्रोह के आरोप में सैन्य न्यायालय में पेश किया गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता में जबरदस्त आक्रोश था। यह न्यायालय भारत में एक व्यापक जन आंदोलन का कारण बना, जिसमें आईएनए के सैनिकों को रिहा करो की आवाज उठी। आईएनए के मुकदमे ने भारतीय जनता को एक नई दिशा दी। इन मुकदमों के खिलाफ पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन उठ खड़े हुए। विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अब तक आंदोलनों में अधिक समाहित थी, ने आईएनए के कैदियों के समर्थन में खुलकर बोलना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा, आजाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई प्रेरणा दी है। आजाद हिंद फौज की असफलता के बावजूद प्रभाव अप्रतिम था। यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को अब भारतीय जनता से डर था। आईएनए ने यह साबित कर दिया कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। आजाद हिंद फौज की असफलता ने भारतीय जनता को यह शिक्षा दी कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई अब केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारतीय राजनीति विचारधारा को मजबूत करने के लिए संघर्ष होना चाहिए। आईएनए के प्रयासों से जो मानसिक परिवर्तन हुए, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदलने वाला था।
1946 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में जो आंदोलन बढ़ा वो आईएनए की प्रेरणा से ही था। आईएनए के सैन्य अधिकारी और सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और संगठित हुए। यह कहना गलत नहीं होगा कि आईएनए का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और निर्णायक क्षण साबित हुआ। हालांकि सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता को देख नहीं सके, उनका योगदान अनमोल था। उनका सशस्त्र संघर्ष का आह्वान और आईएनए का गठन भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाने में सक्षम था कि स्वतंत्रता केवल सामूहिक संघर्ष और संघर्ष की रणनीति से ही प्राप्त की जा सकती है। आज भी जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे भारतीय नारे स्वतंत्रता संघर्ष का प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों और भारतीय जनता के बीच लंबे समय तक अनेकों मत भिन्नताएं और कयास रहे। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई। यह खबर भारत में गहरी चिंता का कारण बनी, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठाए जिनका आज भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। बताया जाता है कि बोस जापान के शाही विमान में यात्रा कर रहे थे जब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि विमान दुर्घटना के बाद भारत, जापान और अन्य देशों से जो रिपोर्ट आई उनमें कुछ विरोधाभास थे। कई लोगों ने माना कि बोस की मृत्यु एक साजिश के तहत की गई थी। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस के विमान की दुर्घटना के बाद कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया कि उनका विमान ताइपो में गिरा और इसमें सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनकी मृत्यु की तिथि 18 अगस्त थी, जबकि अन्य रिपोर्टों में कहा गया कि यह घटना 14 अगस्त 1945 को हुई थी। विमान दुर्घटना के बाद उनकी निधन की खबर से भारतीय जनता में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन यह खबर विश्वसनीय नहीं मानी जा रही थी क्योंकि जापान और ब्रिटेन दोनों के ही तंत्र में एक छिपी हुई साजिश का बू आ रहा था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद भारतीय जनता और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने यह मान लिया कि बोस की मृत्यु एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग मानते थे कि बोस को ब्रिटिश शासन ने हत्या करा दी थी ताकि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता न बने। इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों ने यह भी कयास लगाए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक कहानी थी और वे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपे हुए थे। 1947 के बाद कई समाचार पत्रों और नेताओं ने इस पर विवादों को जन्म दिया। भारत सरकार ने 1956 में एन.के. रॉय आयोग की स्थापना की ताकि बोस की मृत्यु के कारणों की जांच की जा सके। इस आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया कि बोस की मृत्यु एक दुर्घटना थी, लेकिन इसके गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ और बोस के समर्थकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अंततः 1999 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और आयोग का गठन किया जो बोस की मृत्यु और विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन इस आयोग ने भी बोस के निधन के